हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है सच्ची सीख। हमेशा की तरह आज भी जब किशोर देर से घर लौटा और दबे पांव अपने कमरे की ओर बढ़ा तो नीरा ने आवाज लगाई। कहाँ गए थे? कहीं नहीं माँ, बस दोस्तों के साथ खेलने गया था, कहता हुआ किशोर अपने कमरे में चला गया। नीरा पीछे पीछे कमरे में पहुंच गई। बोली, क्यों, ये कोई खेल कर घर आने का समय है? इतनी रात हो गई, अब पढ़ाई कब करोगे? तुम्हें पता है ना, तुम्हारी बोर्ड की परीक्षा है और तुमने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की है। तुम्हारे क्लास टीचर भी बोल रहे थे कि तुम नियमित रूप से स्कूल भी नहीं जाते और पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगाते। आखिर इरादा क्या है तुम्हारा? जब देखो आप मेरे पीछे पड़ी रहती हैं, चैन से जीने भी नहीं देती। जब देखो पढ़ो पढ़ो की रट लगाए रहती हैं। पढ़कर आखिर करना भी क्या है? कौन सी नौकरी मिल जानी है? मेरे इतने दोस्तों के बड़े भाई पढ़कर बेरोजगार ही तो बने बैठे हैं। इससे अच्छा है कि अभी तो मज़े कर लो, बात की बाद में देखेंगे, कहकर उसने अपने मोबाइल में म्यूजिक ऑन कर लिया और डांस करने लगा। नीरा बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में आ गई। नीरा किशोर की बिगड़ती आदतों से काफ़ी परेशान रहने लगी थी। वो ना तो पढ़ाई करता था और ना ही घर का कोई काम, बस दिन भर शैतानियां करता रहता था। दोस्तों के साथ मटर गश्ती करना और मोहल्ले वालों को परेशान करना, यही उसका काम था। जब भी नीरा उससे पढ़ने को कहती, वो किताब उठाता, थोड़ी देर पढ़ने का नाटक भी करता, फिर खाने या पीने के बहाने से उठता और दोबारा पढ़ने को नहीं बैठता। नीरा उसकी आदतों से तंग आ चुकी थी। उसे किशोर को रास्ते पर लाने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। किशोर के पिता एक सरकारी बैंक में अधिकारी थे। वो सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक बैंक के कार्यों में व्यस्त रहते थे। आमतौर पर वो रात को देर से लौटते थे। थके हारे होने के कारण वो बच्चों से ज़्यादा बात भी नहीं करते थे। किशोर जानता था कि पापा तो घर में रहते नहीं, इसीलिए उसे कोई खतरा नहीं। किशोर की बहन साक्षी उसे छोटी ज़रूर थी, परंतु काफ़ी समझदार और स्कूल का होमवर्क समय पर करती थी। वो हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आती। इसके अलावा वो अपनी मम्मी के काम में हाथ भी बटाती थी। कई बार नीरा किशोर को समझाती और साक्षी का उदाहरण भी देती, परंतु उस पर कोई असर नहीं होता था। किशोर स्कूल जाने के नाम पर घर से निकलता, मगर स्कूल ना जाकर वो सारा समय दोस्तों के साथ घूमने फिरने और फिल्में देखने में बिता देता था। इस बात को लेकर एक दिन नीरा के डांटने पर वो उल्टा नीरा को ही चिल्लाकर बोला, मुझे नहीं पढ़ना वरना, प्लीज़ मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मुझे जो बनना होगा बन जाऊंगा, वरना बाद में अपना बिजनेस करूंगा। मेरे सारे दोस्तों के पापा बिजनेसमैन हैं और देखो उनके पास कितना पैसा है, और मेरे पापा सरकारी नौकरी में हैं, पर हमारे पास कुछ भी नहीं। क्या फ़ायदा है ऐसी नौकरी का? अब तो मैं और भी नहीं पढ़ूंगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। किशोर की इस बात से नीरा को गहरा सदमा लगा और उसने किशोर को जोर से एक तमाचा जड़ दिया। किशोर जोर जोर से रोने लगा और रोते रोते अपने कमरे में चला गया। नीरा सोच में पड़ गई कि कैसे समझाए अपने लाडले को। यदि अभी से इसे मेहनत करना नहीं सीखा तो इसका भविष्य बनने से पहले ही बिगड़ जाएगा। ये सोचती हुई वो किशोर के कमरे में पहुंची। किशोर का सिर गोद में रखा और बड़े प्यार से उसके बालों को सहलाती हुई बोली, बेटा, मैं तुम्हारी दुश्मन थोड़ी ही हूँ जो तुम्हें हमेशा पढ़ने के लिए बोलती हूँ। तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा ही फायदा होगा, और कल जब तुम बड़े आदमी बनोगे तो इससे तुम्हारी ही इज्जत बढ़ेगी। लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। जब तक हम हैं तब तक तुम्हें हर खुशी देने का प्रयास करेंगे, लेकिन कल यदि हम नहीं रहे तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे पापा तुम्हें बिजनेस कराने के लिए इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? और बिजनेस में सफल होने के लिए भी तो पढ़ना लिखना ज़रूरी है। परंतु किशोर पर तो जैसे पागलपन सवार था। वो कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। उसने गुस्से में अपनी किताबें कॉपियां उठाकर फेंकते हुए चिल्लाकर कहा, माँ, मुझे नहीं पढ़ना लिखना, आप जाओ यहाँ से। किशोर के व्यवहार से नीरा की आंखों में आंसू आ गए। अपने पल्लू से आंसू पोंछते हुए कमरे से बाहर आ गई। वो अपनी व्यथा अपने पति समीर से भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि वो दिन भर कड़ी मेहनत के बाद रात को देर से लौटते थे और खाना खाकर सो जाते थे। कई बार तो रविवार को भी उन्हें बैंक जाना पड़ता था, इसीलिए उसे अपने पति से कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं थी।
इसीलिए उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। वो अपने कमरे में आकर लेट गई। समीर लौटे तो उन्होंने नीरा को लेटे हुए देखा। प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए पूछा, क्या बात है नीरा, आज कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही हो। कोई बात है क्या? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे ही सिर में दर्द हो रहा था, इसीलिए लेटी हुई थी, नीरा ने कहा। वो किशोर के बारे में समीर को बताकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। समीर को लगा कि ज़रूर कुछ बात है, वरना नीरा इतना परेशान कभी नहीं रहती। वो प्यार से बोले, कोई बात नहीं, तुम आराम से लेटो, आज मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाता हूँ। ये कहकर वो रसोई की ओर मुड़ गए। नीरा से रहा नहीं गया और वो भी पीछे पीछे रसोई में पहुंच गई। तब तक समीर चूल्हे पर चाय की पतीली चढ़ा चुके थे। नीरा बोली, हटो जी, इतनी भी तबीयत खराब नहीं कि आपके लिए चाय भी ना बना सकूं, और मैं भी इतना निष्ठुर नहीं कि बीवी की तबीयत ठीक नहीं और मैं उसके लिए एक कप चाय भी ना बना सकूं। कभी मुझे भी मौका दिया करो। श्रीमती जी, मैं इतनी घटिया भी चाय नहीं बनाता कि तुम्हारे गले से ही ना उतर पाए। समीर बोले। समीर की बातों से नीरा के होंठों पर हंसी आ गई और दोनों साथ साथ चाय बनाने लगे। थोड़ी ही देर में चाय तैयार हो गई। चाय की प्याली लेकर दोनों कमरे में आए। चाय की चुस्की लेते हुए समीर ने पूछा, अब बताओ क्यों इतनी परेशान हो? मुझसे कुछ मत छिपाओ। हो सकता है मेरे पास तुम्हारी समस्या का कोई समाधान हो, और जब तक तुम बताओगी नहीं तब तक मैं कैसे समझ पाऊंगा। नीरा से रहा नहीं गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और भरे गले से ही उसने समीर को सारी बातें बता दी। समीर ने सारी बातें सुनने के बाद एक ठंडी सांस ली और नीरा के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, कल छुट्टी है, इस पर कल सोचते हैं कि किशोर को कैसे सही रास्ते पर लाया जाए। अभी किशोर गुस्से में होगा, अभी बात करने पर बात बिगड़ भी सकती है। सुबह दिनचर्या से निवृत्त होकर समीर ने किशोर और साक्षी दोनों को अपने पास बुलाया और बोले, आज मेरी छुट्टी है, कहीं घूमने चलना है क्या? हाँ पापा, कब चलना है? दोनों खुशी से उछलकर बोले, बस जितनी जल्दी तुम लोग तैयार हो जाओ, समीर ने जवाब दिया। याहू कहकर दोनों तैयार होने चले गए। थोड़ी ही देर में दोनों ही तैयार थे। तब तक नीरा ने नाश्ता लगा दिया। सभी ने साथ में नाश्ता किया। समीर ने गाड़ी निकाली और सभी गाड़ी में बैठकर निकल पड़े। अभी गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी थी कि रेड लाइट हो गई और गाड़ी रोकनी पड़ी। गाड़ी रुकते ही दो तीन भिखमंगे आकर भीख मांगने के लिए हाथ जोड़ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे। समीर ने सबको डांटकर भगा दिया। इस पर किशोर बोला, दे दो ना 2 रुपए पापा, क्या जाता है? मैं किसी को भीख नहीं देता, और जो लोग मेहनत नहीं करते उन्हें तो भीख भी नहीं दी जाती। मैं अपनी मेहनत की कमाई भिखमंगों में नहीं बांट सकता। किशोर उन भिखमंगों को देखता रहा। जिस गाड़ी के पास जाते सभी उन्हें भगा देते, यहाँ तक कि पैसा देना तो दूर, लोग गाड़ी छूने पर भी उन्हें डांट देते। किशोर ने कड़ी धूप में कई और लोगों को वहाँ कुछ सामान भी बेचते देखा, पर कोई भी उनसे कुछ खरीद नहीं रहा था। सब हरी बत्ती होने का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर में बत्ती हरी हुई और समीर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। समीर ने थोड़ी ही देर बाद सड़क के किनारे गाड़ी रोकी और एक जूता पॉलिश करने वाले को अपना जूता पॉलिश करने को कहा। जूता पॉलिश होने के बाद उन्होंने मोची को 2 रुपए का सिक्का पकड़ाया और चल दिए। किशोर ने पूछा, इतनी मेहनत के बस 2 रुपए? हाँ बेटा, जो लोग बचपन में पढ़ने लिखने में मेहनत नहीं करते उन्हें ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है और पैसे भी कम मिलते हैं। किशोर सोच रहा था कि एक ओर हम लोग एसी कार में चल रहे हैं और दूसरी ओर इन्हें कड़ी धूप में 1-2 रुपए के लिए कितनी मेहनत और संघर्ष करना पड़ रहा है। अब वो लोग शहर में लगे एक मेले में पहुंचे। मेले में वो सभी खूब घूमे फिरे, खाया पिया, मस्ती की। इस तरह से शाम हो गई और वो गाड़ी में बैठकर वापस चल दिए। वापस लौटते हुए समीर ने अपनी गाड़ी एक बड़े से गेट पर रोक दी। गेट पर लिखा था, मोहित कुमार, आईएएस जिला अधिकारी। गेट पर 4 पुलिस वाले भी खड़े थे। पापा ने उन्हें अपना कार्ड दिखाया और बोले, डीएम साहब ने बुलाया है। उनकी गाड़ी की अच्छी तरह से तलाशी लेकर पुलिस ने गाड़ी को अंदर जाने की इजाज़त दी। बंगले में प्रवेश करते ही किशोर ने देखा कि कितना बड़ा और सुंदर बंगला था। चारों ओर बड़े बड़े पर्दे लगे थे, झूलने के लिए झूला और खेलने के लिए गार्डन और भी न जाने क्या क्या। इस बंगले के सामने
उसका फ्लैट तो बिल्कुल छोटा लगने लगा था। गाड़ी पार्क कर डीएम साहब के बंगले के अंदर जाने से पहले समीर ने दरबान से अपना कार्ड अंदर भिजवाया तो तुरंत उसे बैठक में ले जाया गया। किशोर ने देखा कि वो घर बाहर से जितना बड़ा था, अंदर से उतना ही शानदार और खूबसूरत था। घर में कालीन बिछा था और बड़े बड़े और खूबसूरत सोफे लगे थे। पूरा कमरा तरीके से सजा था। तभी एक नौजवान युवक ने कमरे में प्रवेश किया और सबका अभिवादन किया। उसने टेबल पर घंटी बजाई तो तुरंत भागता हुआ एक दफ्तरी अंदर आया और सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। उस युवक ने कहा, जल्दी से चाय नाश्ता लेकर आओ। समीर ने उस युवक का परिचय सबसे कराते हुए कहा, इनका नाम मोहित है और ये हमारे पुराने मित्र के बेटे हैं और हाल ही में ये इस शहर के नए डीएम बनकर आए हैं। रात को मैं हमेशा देर से घर लौटता हूँ। आज छुट्टी थी और इन्होंने बुलाया तो सोचा कि आज ही हम इनसे मिल भी लेते हैं। डीएम साहब का परिचय पाकर किशोर और साक्षी तो भैया भैया कहकर उनके पास जाकर बैठ गए और उनसे बातें करने लगे। किशोर ने उनसे कहा, भैया आपके तो बड़े ठाठ हैं, आप तो इस शहर के सबसे बड़े अधिकारी हो। कैसे बने इतने बड़े अधिकारी, मुझे भी बताओ ना भैया, मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ। क्या मैं आपकी तरह बड़ा आदमी बन सकता हूँ? क्यों नहीं, बस अभी से मन लगाकर पढ़ोगे और अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ोगे तो निश्चित तौर पर तुम भी मेरी तरह किसी शहर के डीएम बनकर या उससे भी बड़े आदमी बनकर आराम की जिंदगी जी सकते हो। मोहित बोले। थोड़ी देर में मोहित भैया ने सबको खाने की टेबल पर आमंत्रित किया, जहां अनेक प्रकार के व्यंजन लगे थे और उन्हें सलीके से सजाया गया था। स्वादिष्ट खाना देखकर उनके मुंह में पानी आ गया और सबको भूख भी लग गई। सबने खूब खाना खाया। खाना खाने के बाद मोहित भैया सबको गाड़ी तक छोड़ने आए। गाड़ी में बैठने के बाद सबने मोहित भैया को बाय किया और वापस अपने घर की ओर चल दिए। लौटते समय सब आपस में बातचीत कर रहे थे, पर किशोर चुपचाप अपनी सीट पर बैठा कुछ सोचने में मग्न था। लौटते लौटते काफी रात हो गई थी। घर पहुंचने के बाद सब काफी थक गए थे, इसीलिए सोने चले गए। थोड़ी देर बाद ही समीर ने नीरा से कहा कि जाकर देखो दोनों बच्चे अच्छी तरह से सो गए हैं ना। नीरा ने जाकर देखा तो साक्षी अपने कमरे में सो गई थी, परंतु किशोर के कमरे की लाइट जल रही थी। कमरे से तेज गाने की आवाज आने के बजाय आज उसका कमरा बिल्कुल शांत था, परंतु कमरे की लाइट जल रही थी। नीरा ने सोचा कि आज वो थक कर सो गया होगा, कमरे की लाइट मैं बुझा देती हूँ। भावुकतावश उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि किशोर अपनी स्टडी टेबल पर बैठा पढ़ रहा था। नीरा को आश्चर्य हुआ और वो बोली, बहुत रात हो चुकी है, सो जाओ बेटा, कल पढ़ाई कर लेना। नहीं माँ, मैं पहले ही बहुत समय खो चुका हूँ। अब तो मैं बस मोहित भैया की तरह बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। आप जाओ, सो जाओ, मुझे अभी बहुत पढ़ना है। किशोर की बातें सुनकर नीरा की आंखों में आंसू आ गए, पर आज उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो तेज कदमों से अपने कमरे में आ गई, जहाँ समीर उसका इंतजार कर रहे थे। वो समीर के कंधों पर अपना सिर रखकर बोली, जो बात मैं किशोर को महीनों में नहीं समझा पाई, आपने सिर्फ एक ही दिन में उसे समझा दी। समीर ने नीरा से कुछ नहीं कहा, बस नीरा की पीठ सहलाने लगे और आज न जाने नीरा को समीर का ऐसा सहलाना कुछ अजीब सा सुकून दे रहा था। एक ऐसा सुकून जो उसे थोड़ी ही देर में एक संतोष भरी नींद के आगोश में ले गया। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।